बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िम, आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलबरदारी कल होगी। चीफ जस्टिस साहब नौ मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद दी। सदारती इंतखाब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि सदारती इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, पहली बार वोट बेचा या खरीदारी नहीं गया, ये नए दौर का आगाज़ होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा मुल्क के सदर मुंतखब हो गए, क्या कहेंगे? जी, एक्सपेक्टेड था और जाहिर है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़े यानी ये दोनों शख्सियात आपस में इनके बड़े पुराने और गहरे ताल्लुकात रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब का और जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब के, ये आपस में इनकी और इसमें खान साहब को भी लगा लें अगर दरमियान में जरदारी साहब और खान साहब की गालिबन नहीं इतनी कुर्बत रही, लेकिन बाकी तीनों शख्सियात की तो खान साहब से रही है। जरदारी साहब की भी रही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कभी इनमें कोई तलखी ऐसी बात सुनी हो, लेकिन ये है कि बहरहाल सियासत है और ये कहीं से कहीं मतलब ये बड़ी अजब सी बात है कि अचकज़ई साहब का मुकाबला जरदारी साहब खड़े हुए और अचकज़ई साहब खड़े हुए इमरान खान साहब की जमात और सुन्नी इत्तेहाद के। तो ये जो है ये, लेकिन बहरहाल एक हुकूमत साजी का मरहला है और वो हुकूमत साजी अब जो है वो बड़े तरीके से आगे जा रही है। अच्छा, अब इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि अगर आप मजमूई तौर पे कैनवस देखें ना मुल्क का, तो उसमें हर सियासी जमात आपको नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मौजूद है। मतलब शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और पंजाब में मरीम नवाज साहबा हैं, सिंध में और जो बलूचिस्तान और सदारत ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज़ में असम्बली में अपोजिशन में होते हुए भी, लेकिन जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होता है और कमेटीज़ वगैरह उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ। फिर आगे ये 45-47 के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसले करता है, बहुत सारी पिटिशंस जाएंगी, उस पर फैसले कुछ हक़ में होंगे, कोई किसी के हक़ में होंगे, कैसे ये चलता रहेगा। लेकिन एक मजमूई जो सेटअप है ना पॉलिटिकल, आपको वो एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके मैंने कहा ना, इसके अंदर तोड़फोड़ अंदर होता रहेगा, इसका ये हो गया, उस पिटिशन वहाँ आ गई, वो चली गई, वो एक माइक्रो लेवल में मामला चलते रहेंगे। लेकिन एक मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो एक सेटअप आपको ऐसा बनता नज़र आ रहा है जिसमें सारी जमातें मौजूद हैं। एक बात जो वफाकी हुकूमत के हवाले से, एक तो बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना है, अब आज मेरा ख्याल में या कल शायद जरदारी साहब अपने उहदे का हलफ उठा लेंगे, आज या कल में किसी वक्त, और यकीनन चीफ जस्टिस उनसे हलफ लेंगे, फाइज इस्सा साहब, और उसके बाद फिर काबीना का ऐलान होगा। अच्छा, जो मेरी वज़ीर आज़म हाउस और शहबाज शरीफ साहब का जो जहन बयान हो रहा है वो ये है कि वो बतौर वज़ीर आज़म एक छोटी काबीना रखने के ख्वाह हैं, और ये छोटी काबीना जो है ये मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत भी है। अच्छा, काबीना छोटी हो, बाद में उसमें ज़ाहिर है कि कोई मावरान ख़ुसूसी होंगे, कोई मुशीर होंगे सारे, लेकिन वो जो 70-80 रुकनी काबीना थी वो नहीं होगी। अच्छा, इसमें 3 अहम, जब तक ज़ाहिर है कि सामने नहीं आते, हमारे काबीना सामने नहीं आती, तो उसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन ये जो बात कही जा रही है वो ये कि ख़जाना के हवाले से और दाखिला के हवाले से मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है, और मोहसिन नकवी साहब डूअर हैं, उन्होंने मतलब है कि काम तहरीक इंसाफ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे, लेकिन ये है कि वो जिस जगह पे बैठे थे उस जगह पे उन्होंने काम करके दिखाया, फ़ाल नज़र आए, बहुत फ़ाल नज़र आए। अच्छा, और तो अब वजारत दाखिला उनके पास है, वजारत ख़ारजा जो है वो इसहाक़ डार साहब के पास है, लेकिन इसहाक़ डार साहब के साथ ज़ाहिर है कि जो तारिक फ़ातमी साहब और जिलानी साहब दो बड़े उनके साथ नाम है। तारिक फ़ातमी साहब जो हैं ये बतौर सफ़ीर अमेरिका, जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है 1999 में, तो इनका तकर्रुर हो गया था अमेरिका में
पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे। तो यानी ये जब ये वाक़या हुआ है ना 12 अक्टूबर वाला, 12 अक्टूबर 1999 को ये अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे वहाँ पे ये ज्वाइन कर चुके थे, ज्वाइन करने जा रहे थे। तो उसके पीछे जो है वो मामला ऊपर नीचे हो गया, यानी कि मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर हो गया यहाँ पे। तो तारिक फ़ातमी साहब जो हैं वो सफारतकारी के हवाले से उनका एक तजर्बा है, उनका एक अपना अंदाज़ है, तो वो खारजा के हवाले से वो हो गया। ख़जाना के हवाले से नाम आ रहे हैं, मुख्तलिफ औरंगज़ेब साहब का नाम आ रहा है, तो वो एक टीम बन रही है। दाखिला के हवाले से इधर आ रहा है। अब ये देखना है इसमें कि एक तो काबीना कितनी बड़ी बनाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है कि मरकज़ में उनके मुस्लिम लीग के वो लोग जो कि यानी जीते हैं कौमी असम्बली की सीट्स वो, और कुछ जो नहीं जीते वो भी बतौर मुशीर या वो, लेकिन हतमी तौर पे नाम सामने आ जाएं तो फिर हमें आइडिया होगा। और फिर ये कि MQM उसमें अभी शामिल होगी या बाद में शामिल होगी, और पीपल्स पार्टी बाद में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी जब बाद में शामिल होगी तो उनके पास कौन सी वजारतें ऐसी रह जाएंगी? 3 तो मुस्लिम लीग नून के पास भी आई हैं, नहीं आई क्या हुआ पता नहीं, बहरहाल जितनी भी आई हैं। लेकिन यह है कि बाकी फिर पीपल्स पार्टी के लिए कौन सी वजारतें होंगी, ये अगली उसमें अगली किस्त जब आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन यह है कि एक बात जो अहम है वो ये है कि सारी ही जमातें जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं मौजूद हैं, ठीक है, और वो बात भी कर रही हैं। अच्छा, जो जमातें नहीं हैं, मिसाल के तौर पे फजलुर रहमान साहब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो कवि आवाज़ मौजूद है बाहर, अचकज़ई साहब की आवाज़ मौजूद रहेगी, और इसी तरह से जो है वो सिराजुल हक साहब की आवाज़ें मौजूद रहेंगी। हमेशा सारी ही जमातों का तो आना ज़रूरी नहीं होता सिस्टम के अंदर, लेकिन ये कि बड़ी जमातें जो हैं वो सिस्टम में किसी न किसी तरह से मौजूद हैं, और इसमें ये 45 और 47 का चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि इसके मुतासरीन जो हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है। इसके मुतासरीन जो हैं, मुतासरीन 45 और 47 में जो है वो सभी हैं। उसमें मुस्लिम लीग नून भी तो है, उसमें वो भी तो, उनके भी तो, वो अब वो कह नहीं पा रहे तो अलग बात है, लेकिन वो खामोशी से तो कह रहे हैं ना कि भाई क्या हो गया, या हम कैसे यहाँ, कैसे वो कैसे। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा इसमें मुतासरीन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी हैं, और इसमें अब देखना यह है कि जो एक सूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उनके पास एक हुकूमत तो आ गई, ठीक है, और उनके वज़ीर आला भी बन गए, और वो एक ऐसा सूबा है जहाँ पे उसके हर सूबे की अपनी हसासियात होती हैं और अपने मामलात होते हैं। तो ये देखना है कि अब ये किस तरह से पुरसुकून अंदाज में, क्योंकि इंतशार नहीं होना चाहिए, बाकी जो है ना वो तनकीद और बयानात और ये सब, लेकिन जो इंतशार की कैफियत है ना वो मेरा ख्याल है कि नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और ये तमाम आप देखें कि ये जो इलेक्शन पे बड़े सवाल उठे हुए हैं, इस इलेक्शंस के ऊपर बड़े सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जो हमारे पास वो इजहार हो रहा है, वो इजहार हो रहा है अदालतों के ज़रिए, ईवानों के ज़रिए और बयानात के ज़रिए। ये ठीक है, लेकिन सड़कें नहीं बंद हो रही। यानी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा कि जी इंतशार फैल जाए और कहीं घिराव जलाओ और आग लगा दो और ऐसे, ये नहीं हो रहा। तो जब तक, क्योंकि आपकी मईशत और आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि जो मैंने कहा ना, इतना ठीक है कि जी टीवी टॉक शोज़ में वो बात करें आके, और लेकिन फिर वो कैथारसिस के लिए ज़रूरी है कि मीडिया को ज़रा थोड़ा सा मौका दिया जाए उनको भी बात करने का, और मेरे ख्याल से मौका दिया जा रहा है। वो तकरीबन तमाम ही जगहों पे तहरीक इंसाफ भी बात कर रही है, और उनके जो रहनुमा हैं वो भी बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, तो सारे। तो आने वाले दिनों में ये चलता रहेगा सिलसिला, आपस में ज़ाहिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन यह है कि उसके नतीजे में इंतशार वाला जो कैफियत है ना, इंतशार की कैफियत, या ये कि हिजान बपा हो जाए मुल्क में, ऐसा मेरा ख्याल से मामला ना होगा, ना होना चाहिए, ना नज़र आ रहा है। इश्यूज़ क्या हैं कि सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, और सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी एक बुनियादी जो इशू है इस वक्त वो मईशत का खड़ा है, जिस पे तमाम ही मेरे ख्याल से मुल्क जो है वो यकसू के देख रहा है कि IMF के साथ, और अगर छोटी काबीना बनती है
और ये उसमें मुख्तलिफ जो इक़दाम उठाने जा रहे हैं पेंशन्स के हवाले से, इस ये सारे ये ना कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। और ये कड़वे घूंट अगर पीते हैं तो हम उस पे, लोग कहते हैं ना महंगाई का तूफ़ान आ गया और सर पे जो है वो बम गिर गए महंगाई के, और ये उस वक्त इसका असर ख़त्म हो जाता है जब लोग देखें कि हमारी एलीट क्लास भी जो है वो इस तमाम ये जो भी सूरत हाल बनी हुई है वो भी उसका हिस्सा है। मतलब वो भी हमारे साथ बैठ, वो भी हमारे तरह ही अगर हमारे दरमियान ही अगर इन मसाइल के दौरान हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका जो लोगों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एलीट क्लास गायब हो जाए और अचानक वो पता चलेगी जी कोई मतलब वो अपने मज़े में लगे हुए हैं और जनाब अरबों रुपए का खर्चा, तो फिर वहाँ से मसाइल खड़े होते हैं। तो आने वाले दिनों में मुश्किल हालात तो हैं मैशत के हवाले से, लेकिन उसमें यह है जो ऊपर अल्ले तलल्ले हैं जो बहुत ज़्यादा, और वो सियासतदानों के लिए उससे हट के ये जो आप यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हमारी है और बड़े ज़बरदस्त उसमें लोग हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो हर दौर में भर्ती होते गए वो लोग भरते गए। सरकारी इदारों को तो बिल्कुल उनकी तबाही की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उसमें जो अहल लोग थे वो एक तरफ रह गए और सियासी भर्तियाँ होती गई। तो अब ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाएगा मामला। इंतशार और खलफशार और यदम इस्तेकाम और इस तरह की जरूरत, क्या होगा कैसे होगा, क्या अब क्या होगा वाली बात तो ठीक है ना, वो सदर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन होता है बिल्कुल वो पता नहीं क्या हो गया ही जान पापा, वो मेरे ख्याल से नहीं होगा। और आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होती है, मैंने कहा सियासी हिकमत अमली होगी, अदालतों में क्या रास्ता इख्तियार किया जाता है, और इसमें अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं वो भी आएंगे सामने। इंतशार और अदम इस्तेकाम ना हो और मईशत मुतासर ना हो, सड़कें बंद ना हो, और गालम गलूच, वैसे ही रमज़ान आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि वैसे ही ज़रा लोग एहतियात करेंगे बात करने में। तो ये है कि बाकी बयानात और वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो वो सियासत है, वो तो सियासत है, वो तो चलता रहेगा सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि हुकूमत साजी ज़रा मुकम्मल हो जाए, काबीना सामने आ जाए, तो फिर अंदाज़ा होगा कि एक डायरेक्शन हमें नज़र आएगी कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और ये भी कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ है जो कि यानी ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी ताकत के साथ मौजूद है इस वक्त सूबे में भी और असम्बली में भी, वो क्या हिकमत अमली अपनाती है हुकूमत के साथ, और हुकूमत आगे का जो है वो कितना चलती है। तो ये है सारा मामला, तो देखते हैं भी आगे आगे क्या होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो एक बड़ी अफसोसनाक जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि चंद रोज़ रह गए और अब भी रमज़ान शुरू होने से पहले कोशिश हो रही है कि गज़ा में जंग बंदी हो जाए, अब तक कोशिश हो रही है। और कल रात को एक मुलाकात की ख़बर आ रही है या राब्ते की ख़बर आ रही है, जो मोसाद के चीफ़ हैं डेविड बार्निया, उनसे और CIA के जो चीफ़ हैं विलियम बर्न्स, उनके राब्ते और गुफ्तगू की ख़बर सामने आ रही है। लेकिन ये बस एक राब्ते की ख़बरें आ रही हैं जो मीडिया दे रहा है, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जंग बंदी की क्या कोई इम्कानात हैं, क्योंकि अगर नहीं होती, ये जाहिरियत ख़त्म नहीं होती गज़ा पे, तो उसके नतीजे में ये मामलात बहुत बिगड़ेंगे रमज़ान के दौरान। अच्छा, अब पिछले मैं इसके ऊपर इसलिए ये बहुत, एक तो वैसे ही हमारे दिलों के बहुत करीब है फ़लस्तीन का मामला, लेकिन यह है कि उससे हट के ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प है कि क्या ये सफारतकारी जिसमें तमाम दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी अंदाज में, यानी यूक्रेन की जंग में भी तमाम दुनिया पे असर पड़ा, और यहाँ पर जो गज़ा की से जो का जो मामला है वो लगता ये है कि आगे दुनिया की जो तमाम जियो पॉलिटिक्स है, यानी रशिया, अमेरिका, चाइना, बाकी अफ्रीकन ममालिक, ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक, आगे ये सारा का सारा जो है ये इन दो जगहों से उनका नक्शा बनेगा कि ये आगे क्या होने जा रहा है। ये गज़ा तय करेगा और ये यूक्रेन तय करेगा, और गज़ा बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गज़ा तय करेगा, जियो पॉलिटिक्स वहीं से आगे की दुनिया की निकलेगी। अच्छा, अब गज़ा का अगर हम नक्शा देखें तो गज़ा का जो यानी गज़ा का जो बिल्कुल जनूब है, गज़ा की पट्टी है, ठीक है ना, और गज़ा की पट्टी में एक शुमाली गज़ा है
फिर दरमियान में गज़ा शहर है, फिर उसके बाद खान यूनस आता है, यानी ज़रा जनूब की तरफ जाएं, और फिर बिल्कुल रफ़ा का इलाका आता है जो कि एक गांव, और जो कि जब यहाँ से इसराइली फ़ौजों का इनखला हुआ तो वो गांव दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो एक रफ़ा जो है वो मिस्र के पास है, एक रफ़ा का गाँव इलाका जो है वो गज़ा में चला गया, दरमियान में एक बफ़र जोन बन गया। वो बफ़र का जो जोन बना या बफ़र जो इलाका है, पहले भी बात हम कर चुके हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो इजिप्ट का है, लेकिन वहाँ से कोई सामान या कोई इमदादी कार्रवाई हो नहीं सकती जब तक इसराइल, ये मुआहदे का हिस्सा है कि इसराइल उसको चारा चेक करता है। अब ये सूरत हाल है कि रफ़ा एक ऐसी जगह है जो कि एक रेड लाइन बनाई हुई थी मिस्र ने, अमेरिका ने भी, मिस्र ने भी, सब ने भी, कि रफ़ा के ऊपर किसी सूरत जाहिरियत नहीं होगी। गज़ा का सबसे जनूबी इलाका रफ़ा के बाद फिर मिस्र शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये है कि रफ़ा के ऊपर जो है वो हमले शुरू कर दिए इसराइल ने। अच्छा, रफ़ा आखिरी पनाह गुज़ीं जहाँ पे फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो उनकी आखिरी जाए पनाह है, यानी उसके बाद वो शुमाल में तो जा नहीं सकते, जनूब में वो ज़ाहिर है कि मिस्र का बॉर्डर बंद है। लेकिन मैं कुछ देर पहले वहाँ पे ये देख रहा था कि ये जो जनरल सीसी हैं उन्होंने इजिप्शियन मीडिया में कहा है कि रफ़ा बॉर्डर खुला रहेगा। उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा है कि आपका दर्द हमारा दर्द है, वो खुला है रफ़ा बॉर्डर, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ऐसा भी नहीं कि सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो मिस्र में आ जाएं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि आज किसी वक्त वो शुरू करेंगे, वहाँ से वो जहाज़ चलना शुरू होगा, जो जहाज़ वो जो जिसको कहा गया है कि जी वो कॉरिडोर है लरनाका की बंदरगाह जो कब्रस के अंदर, लरनाका पोर्ट जो है ये कब्रस में, अगर हम मैप में हम देखें तो ये US EU ये पुश सी कॉरिडोर फॉर गज़ा एड, अच्छा ये चलेगा और ये जो है ये पहुँचेगा गज़ा के साहिलों तक। और यहाँ पर एक बंदरगाह जो है वो, जो मैं कल से ये मैं भी और ज़ाहिर है हम भी सब सोच रहे हैं कि ये बंदरगाह कहाँ से बनेगी। अच्छा, अगर इसराइल का नक्शा हम देखें ना, ये एक मैप है, तो उस पर हमें नज़र आता है कि अल अरीश की बंदरगाह है जो मिस्र में है, वो भी थोड़ी सी दूर है, वो सिर्फ जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर जनूब में है गज़ा के बॉर्डर से। अगर हम इसको दूसरा एक मैप है जो अगर जिसमें हम मुख्तलिफ गज़ा आइलैंड, अच्छा इसमें अगर हम देखें तो अल अरीश की जो बंदरगाह, ये अब देखें अल अरीश की जो सी पोर्ट है ये तो गज़ा से बिल्कुल करीब है। अच्छा, अगर हम ऊपर देखें अशदोद की बंदरगाह, तो वो जो है वो भी गज़ा के से ज़्यादा दूर नहीं है, डीप सी पोर्ट्स हैं। लेकिन मसला ये कि ना वहाँ पर जहाज़ उतरने, यानी वहाँ पर अगर इसराइल में तो जहाज़ जंगी जहाज़ इमदाद आने नहीं देंगे, मिस्र में अगर आते हैं तो मिस्र से यहाँ इसराइल रोकता है। तो अब अच्छा, एक ज़माने में आपको बताऊं, ये छोटी छोटी बंदरगाहें बनी हुई हैं साउथ गज़ा में इधर उधर, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई डेवलप बंदरगाहें नहीं है कि यहाँ पे जहाज़ आकर रुक जाएं और ये ऐसा। एक ज़माने में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1998 की, जब ये हो गया ना ओस्लो अकॉर्ड हुआ, 93 और 94-95 में जब ये ओस्लो अकॉर्ड हो गया, उसके बाद गज़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला था। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी एक ज़माने में गज़ा जो है ये, और उस वक्त कहा ही उसका जो जब ये तकरीब हुई एयरपोर्ट कायम हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट गज़ा में, और उस तकरीब में एयरपोर्ट की उस इफ्तिताही तकरीब में बिल क्लिंटन आए। ये मैं गज़ा की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, ये गज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम हुआ, और गज़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1998 में कायम हुआ। यहाँ से फ़्लाइट चलना शुरू हुई, और वो जो जहाज़ थे यहाँ से, उसमें 2 तो नीदरलैंड ने दिए, 2 फोकर तैयारे, एक दिया सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस वलीद बिन तलाल हैं उन्होंने दिया, बोइंग 727, और उसके बाद ये हुआ कि फ़लस्तीनी एयरलाइंस कायम हुई। और फ़लस्तीनी एयरलाइंस का जो यानी जो एयरपोर्ट था फ़लस्तीनियों का, वो वेस्ट बैंक में नहीं था, वो गज़ा में था, और गज़ा में जनाब बाकायदा एयरपोर्ट बना। और एयरपोर्ट कायम होने के बाद जो है वो पहला जो जहाज़ था फ़लस्तीनी एयरलाइंस का, पैलेस्टीन एयरलाइंस का, वो उसने परवाज़ की और वो सऊदी अरेबिया गया। वो भरी हुई फ़्लाइट थी। और अगला जो 1 साल था
इस एयरपोर्ट के खुलने के 1 साल के बाद, यानी ये भी गज़ा में ऐसा भी हो चुका है कि गज़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम हो चुका है, और उसके बाद ये हुआ कि वो यहाँ पर जो है वो फिर उसके बाद मराकश की एयरलाइंस ने काम शुरू कर दिया करना, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट की एक एयरलाइंस जो उसने काम शुरू कर दिया करना, और ये बाकायदा फंक्शनल हो गया एयरपोर्ट। लेकिन फिर ये है कि ये ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे जाहिरियत और खाना जंगी आपस में लड़ाई और ये वो सारा, तो 2001 में वो एयरपोर्ट फिर बंद हो गया। और उसके अभी भी हमें वहाँ पर हम जाएं तो हमें वहाँ पे उसके खंडरात, क्या उसकी तबाह इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। ये है एयरपोर्ट, बिल्कुल तबाहशुदा एयरपोर्ट का मलबा और वो इमारतें आपको, ये एयरपोर्ट है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गज़ा का जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट बन गया था। अभी तो हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना कि बंदरगाह, एयरपोर्ट बन गया था। 70,000 लोगों ने 1 साल में वो एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। 1998 और 99 का जो 1 साल है उसमें 70,000 फ़लस्तीनी और बाकी मुल्कों के शहरी गज़ा आए और गज़ा गए। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद, और लोग ये समझने लगे थे हकीकतन कि ये जो एयरपोर्ट खुला है और बिल क्लिंटन आए हैं गज़ा में, तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये अब आज़ादी, दो रियासती बिल्कुल सामने है, और ये देखें एयरपोर्ट भी खुल गया है और आ रहे हैं जा रहे हैं पैलेस्टीनियन एयरलाइन। और इसराइल जो है वो ज़ाहिर है कि उस वक्त एक खामोशी थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई इतराज़ भी नहीं किया, और ये जहाज़ जो थे इसराइल की एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई करते थे। आप ज़रा सोचें कि इतना आगे जाके वो फिर पीछे हटे हैं ये दो रियासती हल और आज़ाद फ़लस्तीन के ऊपर से, कि उनकी अपनी एयरलाइंस और अपना एयरपोर्ट, और बिल क्लिंटन गज़ा में आके एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट का नाम भी यासिर अरफात इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, यासिर अरफात इंटरनेशनल एयरपोर्ट गज़ा, ये इसका नाम था। अच्छा, अब गज़ा का जो जनूबी इलाका है जिसका नाम है रफ़ा में रह गए हैं ये जो बाकी जो फ़लस्तीनी सारे पनाह गुज़ीर वहाँ जमा हो गए हैं आके रफ़ा में जनाब उन्होंने 12 मंजिला इमारत को कल निशाना बनाया। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 25-30 मिनट पहले कहा, उसमें 300 के करीब उसमें ख़ानदान और लोग उसमें पनाह लिए हुए थे। 30 मिनट का उन्होंने सारे मुजाहिदीन ने कहा हम हमला करने वाले हैं, भागो यहाँ से, जो होता है तरीका उनका, भागो जल्दी, कभी तो बताते भी नहीं है, वो सारे औरतें बच्चे भागे, उन्होंने बिल्डिंग उड़ा दी वो। अच्छा, अब ये है कि अब जो इस्राइली डिफेंस फोर्सेस हैं वो कह रही हैं बाकायदा कि हम रफ़ा के इलाके में अब हमला शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, गज़ा में और रफ़ा में फ़र्क रखें, क्योंकि रफ़ा वो है जो बॉर्डर है, जो यानी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन इजिप्ट और गज़ा, और वो वहाँ से जो समुद्री, अब ये सवाल मैं कल से दिमाग में था कि वो कब्रस से, साइप्रस से यहाँ कैसे बंदरगाह कैसे बनेगी, एक सवाल था। तो कैसे बनेगी, ये तो बड़ी ट्रक की बत्ती, हम कल भी कह रहे थे, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, ये तो इस तरह बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो जहाज़ लगनअंदाज नहीं हो सकता, और फिर इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, ये सवाल का लंबा। अब जनाब वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने ये एक सवाल जो था उसका जवाब आखिरकार हमें दे दिया, और वो वाशिंगटन पोस्ट ने जो जवाब दिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन जवाब है, अगर हम दिखा सकें। वाशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि जी वो 1000 तो होंगे वहाँ पे, उसमें जो फ़ौज के अमेरिकन ट्रूप्स होंगे 1000, और उसके बाद जो है वो साथ ये बता रहा है वाशिंगटन पोस्ट, अगर हम दिखा सकें उसकी, जी, हाउ द यूएस मिलिट्री विल यूज़ अ फ्लोटिंग, अच्छा ये तैर रही होगी बस, यानी ये इस तरह से होगी, ये देख रहे हैं ना आप, ये जहाज़ उधर खड़ा होगा और ये तैरते हुए जो फ्लोटिंग पियर है ये इसके तहत ये यानी वो लकड़ी से बिछेगी और वो फिर आगे जाएगी। अच्छा समझ, लेकिन आगे ये जो अगली है इसकी सब हेडिंग है ना, वो देखें, कंस्ट्रक्शन विल टेक अप टू 2 months, 2 महीने लगेंगे इसको बनने में, और 1000 अमरीकी फौजी होंगे जो ऑफशोर पे खड़े रहेंगे ताकि इमदाद आगे पहुंचे, और 2 मिलियन खाने रोज पहुंचेंगे। अच्छा, मुझे ये मैं तो इसको समझने से कासिर हूं कि ये जो है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफशोर पेयर एंड कॉज कनेक्टिंग इट टू द लैंड विल टेक एज लॉन्ग एज 60 days, 2 महीने, और 1000 फौज तो चलें ठीक है, मगर 2 महीने लगेंगे इसमें। ये मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने जाहिर है कि ये बताया रिपोर्टर्स को। अब ये 2 महीनों में अगर ये तख्ते लगेंगे तो वहां लोग कितने बचे हैं जिंदा,
यानी ये बात कर रहे हैं कि जी ये कहानी जो अभी से 2 महीने बाद, ये तो 2 महीने तक जंगबंदी नहीं होगी वहाँ पे, बमबारी। फिर ये नहीं तय हुआ कि वो जो गजा से, सॉरी, ये रफा क्रॉसिंग नहीं खोल रहे और बाकी जो क्रॉसिंग्स हैं उसको नहीं खोल रहे, तो वो वहाँ पे जो सामान आ रहा होगा साइप्रस से, जिसको यूरोपीय यूनियन भी सपोर्ट कर रहा है और बेल्जियम बाकी, तो उसकी चेकिंग नहीं करेंगे वो तो जो है वो कहेंगे अच्छा जी ये तो यूनाइटेड नेशंस वाले हैं, ये तो पहले मिले हुए थे उनके साथ, गजा में असला पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, तो वहाँ भी इसराइल की फौज तो अंदर मौजूद है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंसर्न है, और अमेरिकन भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर वो सामान इस तरह से हो कि वो इसराइल के हवाले कर दें और इसराइल आगे से ये तो इशू है, ये तो नॉन इशू है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आर्जी तौर पे वो सारा एक बयानबाजी भी हो रही है, और वो एक शायद जहाज़ वहाँ से चल भी पड़ा है जो कि साइप्रस से, और वो जाहिर है कि भी हंगामी तौर पे क्योंकि ज़रूरत है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 2 महीनों के बाद ये सारा कंट्रोल, उधर का कंट्रोल भी इसराइल के हवाले कर दिया जाए, इधर का भी उधर का भी होता है, तो ये तो फिर मतलब, और 2 महीने तक वहाँ पे जाहिरियत होती रहे। अच्छा, इसी दौरान और मैं बताऊँ, एयर ड्रॉपिंग जो हुई है, जो फ़ज़ाई तौर के से वो जो सामान पहुँचा रहे हैं, अब वो मुझे नहीं पता कि वो एक पैराशूट ही नहीं खुला, यानी ऊपर से वो सामान जो फेंक रहे हैं तो एक पैराशूट नहीं खुला। अब वो खाने के वो जो डब्बे ऊपर से आ रहे थे तो वो इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि भाई वो पैराशूट से आ जाएगा, वो पैराशूट खुला ही नहीं, वो सर पे गिरा आके, और 5 फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए। इनकी तादाद मेरे ख्याल से 7 तक है शायद, लेकिन वो एक पैराशूट जो है वो ये ऊपर से जो आ रहे हैं पैराशूट, तो ये देखें ये एक गिर गया आके। अच्छा, अब इशू ये है कि ये एक अजीब सा मामला वहाँ पे है कि वो मतलब है कि ये हल नहीं है मुस्तकिल। मैंने पहले भी कहा था कि ये फ़ज़ाई जो एयर ड्रॉपिंग है, एक तो ये महंगा बहुत पड़ता है, फिर ये कि वो कुछ पानी में गिर जाता है। अच्छा, वो पायलट्स को भी वो तो मदद कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, वो ऊपर से फेंक रहे हैं, वो कोई उधर जा रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई पैराशूट नहीं खुला। अच्छा, अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने 11,000 कल, ठीक, हमारे सारे पैराशूट खुल गए थे, जॉर्डेनियंस कह रहे हैं हमारे भी सारे खुल गए थे, यूरोपीय यूनियन वाले हमारे भी सब, तो फिर किसका पैराशूट था जो खोला नहीं, उसके फ़लस्तीनी शहीद हो गए वो सरों पे गिरा के। इशू ये है कि ये भी एक नॉन स्टार्टर है, ये जो ये इन्होंने ट्रक की बत्ती ये ऐलान हुआ है कि जी 2 महीने के अंदर वहाँ पर बंदरगाह बनाएंगे, 1,000 फौजी आके, और फिर 2 महीने तक क्या होता रहेगा, और फिर ये कंट्रोल किसके पास होगा, ये भी ट्रक की बत्ती है। दूसरा ये है कि पूरी कोशिश है अभी भी पसे पर्दा कि किसी तरह अगले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, रमज़ान मुबारक से पहले ये सीज़ फायर हो जाए। और बज़ाहिर तो हमास के लोग भी चले गए हैं वहाँ से, लेकिन एक कंसर्न बहुत बड़ा मौजूद है पूरी दुनिया में, तुर्की में, अरब ममालिक में, मिस्र में, उर्दन में, ईरान, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कि भाई ये, और कतर ख़ास तौर पे। तो बात ये है कि और पाकिस्तान में बड़ा कंसर्न है कि रमज़ान में ख़बरें आ रही हूँ कि वहाँ पे इतने शहीद हो गए हैं लोग मस्जिद। ये मामला ऐसा है, मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ये हो गया कि उससे पहले ये जाहिरियत बंद होना ज़रूरी है, वरना ये इतना बड़ा ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और ख़राब हो जाएगी और बहुत बुरी तरह से ख़राब होगी, और उसके असरात कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या पाकिस्तान पे या बाकी जगहों पे दुनिया के हमारे ओस पड़ोस में कहीं और भी पहुँच सकते हैं इसके असरात। आप वक्फा ले लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि अगर ये हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। पूरी दुनिया को, ये यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। अब उसके ये नहीं कि वो जंग पूरी दुनिया में शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक दुनिया वहाँ से ऑयल कैसे आएगा और वहाँ से गंदम कैसे आएगी, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं ये टर्की में है इस वक्त, और जो टर्की प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगन, वो उन्होंने एक दफ़ा दोबारा ये बात कही है कि हम रशिया, एक तो ये जो बहर अस्वद से गंदम का सारा हुआ, इसमें टर्की ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अक़वाम मुत्तहिदा, टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। ये आप देखें ना कि ये गंदम पूरी दुनिया की सप्लाई शुरू हुई तो टर्की उसमें का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो टर्की ने दोबारा बात की है कि जी हम यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक यहाँ पे समिट करवाने को तैयार हैं। अच्छा, टर्की से मुझे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट सामने, एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं CNN के, और उस पे ये प्रोग्राम भी करते हैं, अपना तज़िया भी देते हैं CNN पे,
और इनकी किताब है रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर्स। ये हैं जिम सिक्योतियो। अच्छा, इनकी जो किताब है वो द रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स, और ये जो किताब है इनकी रशिया चाइना एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो किताब है ये अभी 1 या 2 रोज़ में मेरे ख्याल से 11 या 12 तारीख को ये शेल्फ्स पे होगी। लेकिन इसके जो कुछ हिस्से सामने आए हैं, वो हिस्से बड़े जो रिव्यूज़ वगैरह में बात हो रही है, वही कहते हैं कि 2022 में एक वक्त ऐसा आया था कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये बताया था कि जी किसी भी वक्त रशिया जो है 2022 में 2022 में के एंड में कि रशिया किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है, और ये इसके ऊपर फिर एक वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इजलास शुरू हो गए थे। एक संजीदा बहुत मामला खड़ा हो गया था कि ये वो था कि रशिया जो है मूव कर रहा है अपने टेक्टिकल वेपन्स जो हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद ये जो और ये कहते हैं कि ये बाइडेन इंतज़ामिया, ज़ाहिर है बाइडेन इंतज़ामिया ही है जब ये किताब आएगी, और इसमें और भी बहुत कुछ है, तो वो जब आएगा उनका कहना है ये। लेकिन अभी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वही कहते हैं कि जी अमेरिका के अंदर ये बात हो कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब अगर रशिया, और ये 80 साल के बाद, इससे पहले वो सिर्फ नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो है दूसरी जंग अजीम के दौरान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने जा रहा था, और ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स में ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक तो ये हुआ कि जो बकौल मुसन्निफ के, और जाहिर है कि इस वक्त सारी शख्सियात मौजूद हैं, वो कहते हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फिर सर्जेई लेवरोव से बात की, और उसके बाद फिर जो चेयरमैन जॉइंट्स थे, उस जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे मार्क मिली, उन्होंने रशिया के जो अफवाज के सरबराह थे उनसे बात की, और फिर जो CIA चीफ थे विलियम बर्न्स, वो टर्की में इस्तांबुल में उनकी मीटिंग जो है वो हुई रशिया के जो उनका जो फॉरेन सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहों से मुलाकात हुई, और इस मामले को कहा गया कि, और फिर साथ ही अमेरिकन्स ने चाइना, इंडिया, ग्लोबल साउथ, अरब ममालिक, इन सब से अमेरिकन्स ने रब्ता किया कि आप पब्लिकली ये बात कहें कि जी न्यूक्लियर जंग नहीं होगी। आपको याद होगा, ये हमें सबको याद है कि ये बात आई थी, चाइना ने भी की थी, सब ने की थी कि जी न्यूक्लियर की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, और लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो संजीदगी से इससे ये सोच रहे थे कि मैं एक ही दफ़ा काम तमाम कर दूं सबका। तो ये एक ऐसी सूरत हाल जिसमें जो, यानी आप देखें कि बिल्कुल ब्रिंक के ऊपर से जाके ये 2022 में, इसीलिए अब जब प्रेसिडेंट पुतिन ने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही दोबारा बात की है टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, तो उस पर एकदम से ठहरा हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि ऐलान पहले ही हो चुका था विक्टोरिया न्यूलैंड के जाने का, लेकिन विक्टोरिया न्यूलैंड के जाने से एक जो बहुत बड़ा इरिटेंट और एक हॉकिश पर्सनैलिटी, जो जंग करो और मार दो और मर जाओ और इस तरह की पर्सनैलिटी, वो दरमियान में से निकली, तो अब मुज़ाकरात का रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा, ये यूक्रेन के हवाले से भी। अच्छा, यहाँ पर हॉकिश कौन है? अब ये यहाँ तो हॉकिश मुझे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट तो कोई हॉकिश नज़र नहीं आ रहा। पहले जैक सुलिवन थोड़ा सा उनका था कि वो, लेकिन अदर उनसे हटके तो अब जैक सुलिवन भी वही बात कर रहे हैं कि जंगबंदी की जाए, सेक्रेटरी ब्लिंकन दौरा कर गए हैं, बाइडन खुद कह रहे हैं, उनका इस पेंटागन तो पहले दिन से कह रहा है कि जंगी फजूल है और ये स्ट्रेटजिक रिट्रीट होगी, डिफीट होगी, वो तो पहले ही इसके खिलाफ। अब सवाल ये कि यहाँ हॉकिश कौन है, सवाल इसके कि नेतन्याहू और ये उसका। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको इनके लिए फौरी तौर पे हल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि मामलात यहाँ पे आके ख़राब होंगे, ये सेंटकॉम का ज़रा ताज़ा तरीन एलामिया देखें। US सेंटकॉम वो कहते हैं कि जी अमेरिका और कोलिजन जो है, कोलिजन डिफीट हुती अटैक इन रेड सी एरिया। अच्छा, ये 14 स्लाइड हम दिखा सकें। अब पिछले 24 घंटों में जनाब वही कहते हैं कि जी अटैक्स कितने हुए हैं? अटैक्स हुए हैं 15। ये नीचे की जो लास्ट 3 लाइंस है उसको देखें। 15 एयर नेवी शिप्स और एयरक्राफ्ट 15 उन्होंने ज़ाया किए इनके अनमैन्ड व्हीकल्स, ठीक है, ड्रोन्स हो गए 15। वो कह रहे हैं कि जी हमने इनके ऊपर अच्छा, ये तो इनका है ना,
ये कह रहे हैं कि जी हमने उनके डिस्ट्रॉय करने में हम कामयाब हो गए, शॉट डाउन, ये हमने शॉट डाउन किया। अब शॉट डाउन करने में भी गुलैल से तो नहीं गिराए ना, उन्होंने मारे तो इन्होंने भी तो आगे से, इनका भी तो सिस्टम, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। इशू ये है कि उन्होंने इनके डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर और फ्रेंच और चला दिए। अब वो तो लिहाज नहीं कर रहे होती, किसी के और करेंगे भी नहीं अभी। वो कह रहे हैं हमने 37 चलाए हैं, 37, और अब एक जहाज को आग लग के वो जहाज डूब के नीचे समंदर में जाके वो केबल को डैमेज कर चुका है। उसका ऑयल पता नहीं किधर है, क्या बिखरा हुआ है सारा, और उसका अमला वगैरह। एक आपको पता है ना, लोग झुलस के वफात भी पा चुके हैं एक जहाज के ऊपर जो आग लगी थी। अब उन्होंने पिछले 24 घंटों में 37 ड्रोन्स मारे हैं, और कुछ समंदर में इधर उधर गिर गए होंगे। 15 अमेरिकन ने 15 ये 24 घंटों में उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए। तो यहाँ आपने ये पूरा जो रेड सी है, अब ये रेड सी का क्या ताल्लुक बनता है? अच्छा, फ्रेंच तो दरमियान में इसलिए आ गए, उनका वॉरशिप इसलिए आ गया कि वो यहाँ पे मौजूद हैं, यानी जबूती पे। तो जबूती पे चूँकि फ्रेंच एयरबेस है, तो उस फ्रेंच एयरबेस भी है और मिलिट्री की बेस भी है, और जाकर उनका वॉरशिप खड़ा है वहाँ। तो वो वहाँ पर जो है तो वो जहाज़ यहाँ पे आ गया और वो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है। लेकिन इशू ये कि मुस्तकिल हल तो नहीं है कि हुतीज़ जो हैं, अच्छा हुतीज़ का फिर अलग से है। फिर अब एक तो उन्होंने पावर इतनी शो कर दी है कि ये बार बार अच्छा भी नहीं लग रहा कि जी अमेरिका इतनी दुनिया की सुपर पावर, हुतीज़ को मारते हैं, फिर वो जवाब में मारते हैं, फिर वो फिर मारते हैं, फिर वो। और ये इस फड्डे में हुतीज़ के मसले में ना कोई अरब मुल्क आएगा उनसे बात करने, बड़ी मुश्किलों के साथ उनका मुआहदा हुआ है हुतीज़ के साथ। और हुतीज़ ने पता चला इधर से छोड़ के इधर चलानी शुरू कर दिए दोबारा, वो मुसीबत पर कोई उनसे बात कौन करेगा? मेरा ख्याल ये है कि ईरान का जो, पहले भी मैं कह चुका हूँ, मुकम्मल उन पर असर नहीं है। कुछ हुतीज़ ऐसे हैं जो ईरान की बात नहीं सुनते। अब इशू ये है कि मतलब है कि वो ये कहना तो बड़ा आसान है ना कि ईरान करवा रहा है। ईरान के कुछ हैं बात सुनते हैं, कुछ हुतीज़ बात नहीं सुनते। अब मसला ये कि ओमान भी दरमियान में नहीं आ रहा। पहले तो ओमान ने दरमियान में रह के ये सुलह करवाई थी सारी। अब लेकिन ये मसला हो रहा है गज़ा की जहरीत का, तो चाइना से बात की। चाइना ने हम क्यों करें भाई बात, होती सी आप जाने और आप वहाँ भी जंगबंदी करवाएं। चाइना तो बिल्कुल सख्त स्टांस चाइना मॉस्को मीटिंग करवा के वो महमूद अब्बास की काबीना डिज़ोल्व करवा चुके हैं। अब मसला ये है कि अब ये मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना कि ये यहाँ पर अभी चूँकि ये बात चल रही है पूरी अरब दुनिया में भी, यूरोप में भी, हर जगह के पसे पर्दा कई बात हो रही है, और प्रेसिडेंट बाइडन पे प्रेशर है कि आप इसको जंग को रोकें। क्योंकि ये जो बयान आया है कि जी 2 महीने में बंदरगाह बनेगी, 2 महीने में बंदरगाह भी खाक बनेगी, वो जो तख्ते लगते हैं वो 2 महीने लगेंगे उसमें। ये कौन सी कोई वहाँ पे कोई पोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना? तो बात यह है कि वो वहाँ के उस पर तख्ते लगाने में उसमें 2 महीने लगेंगे। तो 2 महीने तक आप गज़ा में क्या यही होता रहेगा? और रफ़ा में अगर अटैक शुरू हो गए तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इजिप्ट, फिर जिसमें अरब दुनिया, फिर जिसमें अभी आप देखें कि सीरिया और इराक़ के अंदर खामोशी है। अभी सिर्फ ये मसले सारे होंगे ख़राब, और वो उनकी तरफ से ये कहना कि जी हम जो हैं, अच्छा अब इशू ये सारा कि अच्छा उधर ज़ेलेंस्की साहब आए हैं फॉक्स पे, ज़ेलेंस्की साहब फॉक्स पे आए और वो कह रहे हैं कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा आने वाले दिनों में जो ख़तरा है, रूस से भी बड़ा ख़तरा, रशिया से भी बड़ा ख़तरा, पुतिन से भी बड़ा ख़तरा, वो ट्रम्प की वापसी होगा। मतलब क्योंकि ट्रम्प जो है वो मिला हुआ है पुतिन से, और ट्रम्प ने जो बात की है ना कि 24 घंटे में जंग ख़त्म करवा दूंगा, इसका मतलब है वो पुतिन के साथ मिलकर हमारे साथ कुछ करेगा ऐसा कि वो हम गायब हो जाएंगे, कहीं तहलील हो जाएंगे। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा, अगर दुनिया चाहती है कि अमन से रहे, तो वो फॉक्स पे आके इंटरव्यू देके चले गए ज़ेलेंस्की। सबसे ज़्यादा ज़ेलेंस्की के साथ मसला ये है क्योंकि वो पहले भी ये इलेक्शंस में ये हुआ था कि जी वो 2016 का जो इलेक्शन था उसमें भी ये था कि रशियंस ने मदद की, और ये इल्ज़ाम लगते रहे बाद में। अब वो कह रहे हैं सबसे पुतिन से भी बड़ा ख़तरा, क्योंकि वो हो जाएगा ना, वो शराबों में मिलने वाली बात हो जाएगी पुतिन और ट्रंप, तो हम बीच में फारिग। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा खतरा ट्रंप को रोको, पुतिन से तो जो हमारे साथ कर रहा है सो कर रहे हो, तो ट्रंप को रोको। तो अमेरिकन जो है वो बेजा हो रही है, एक अमेरिकी कौम तकसीम हुई है, वो आगे से बाइडन को फिक्र ही नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे देखो बात सुने, मैं हूं ना बस, या मैं हूं या ये है, या इसको ले आओ दुनिया वालों, अमेरिका वालों, या इसको ले आओ, या फिर दूसरा ऑप्शन मैं हूं, मुझे वोट जिता दो, खत्म हो गया, मैं घर बैठा हूं, मुझे नहीं कर सकते तो उसको दे ले आओ, तुम जानो, दुनिया जाने, ये जाने, ट्रम्प जाने। तो अमेरिकन के पास कोई चॉइस ही नहीं है,
मतलब आइदर विद योर ट्रम्प और अगेंस्ट ट्रम्प और योर बाइडेन और अगेंस्ट बाइडेन, मतलब कोई आपका चॉइस ही नहीं है अमेरिकन के पास, दुनिया के पास भी। तो लोग सारे अब सोच रहे हैं बैठ के कि भाई एक मिनट ज़रा, ये क्या बात हो रही है कि मतलब हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। मैंने कहा बाइडेन को अपनी कैंपेन में चलाने की जरूरत नहीं, करे नहीं ऑप्शन ले आओ ना, फिर इसको अमरीकी हो, दुनिया वालों, इसको ले आओ, इससे फिर निपटना तुम सारे, वरना मुझे सपोर्ट करो। जी। तो हालात उनके भी कुछ जो मतलब उनके हालात देख के फिर मतलब अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान ठीक जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवाखिल लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।